हेलो बच्चों, नमस्कार। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। भारत की संविधान से एक और उपयोगी वीडियो टॉपिक रहेगा दोस्त। इसमें संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल जो आपसे बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहे हैं, जिनके रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस प्रकार से आज मैं आप लोगों को लगभग 100 क्वेश्चन भारत की संविधान से कवर करा दूंगा। किसके साथ में? फैक्ट के साथ में, ठीक है ना। फैक्ट के साथ में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगी, चाहे आप लोग किसी भी गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, लाइक एस यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपी पुलिस, सीजीएल, सीएचएसएल, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए स्टार मार्क कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन उपयोगी होगा। अंत तक देखना है वीडियो को। वीडियो का कोई चार्ज नहीं है। सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, इसका भी कोई चार्ज नहीं होता। आप लोग अगर लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो वीडियो को प्रमोशन मिल जाएगा। ठीक है भैया। सबसे पहला सवाल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर संविधान का निर्माता माना जाता है ना इनको। तो भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहा जाता है? ये उपयोगी सवाल है। दिल और आत्मा कौन सा अनुच्छेद कहा जाता है? ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया। आर्टिकल है 7, मतलब आर्टिकल है 32, यानी कि जो 32वां अनुच्छेद है ना, 32वां भारत के संविधान का, उसे B.R. अम्बेडकर ने दिल और आत्मा कह के पुकारा है। अच्छा, आर्टिकल 19 में आप लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता है, वाक की अभिव्यक्ति, संगठन है ना, इत्यादि बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो याद रखिएगा दिल और आत्मा कहा जाता है आर्टिकल 32 यानी कि 32 को। आगे इससे रिलेटेड सभी फैक्ट आप लोग कवर कीजिए। देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान का दिल और आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, यह एक मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 आर्टिकल में बात करूं तो देखिए, पहला भाग जो है संघ व उसका राज्य क्षेत्र, ये आर्टिकल 1 से 4 तक है। दूसरे भाग में नागरिकता है दोस्त, नागरिकता ये 5 से 11 तक नागरिकता है। और मैं 12 से 35 की बात करूं तो ये भाग 3, और इसी में है आपके मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6। मौलिक कर्तव्य की संख्या है आपकी 11 है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ और आप लोग कवर कीजिए। देखिए, यह एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है, यानी PIL दाखिल करने का अधिकार देता है। कौन? आर्टिकल 32। याद रखिएगा, ठीक है भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं? भीमराव अंबेडकर जयंती भी मनाते हैं। देखिए, लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसमें होती है? शक्ति, लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति या भंग करने की शक्ति किसे प्रदान है? प्रधानमंत्री को, वक्ता को, अध्यक्ष को, या फिर भारत के न्यायाधीश को? सवाल नंबर यहाँ पे रहेगा 2। तो देखिए, लोकसभा को स्थगित करने की जो शक्ति है, तो यहाँ पर दिया हुआ है अध्यक्ष। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति उसकी अध्यक्ष में होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पढ़िए, लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति अध्यक्ष के पास होती है। इसके अलावा अध्यक्ष के पास अन्य शक्तियां, जैसे कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, है ना, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और संकल्पों जैसे अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, सेंसर मोशन को लाने की अनुमति देता है और अटेंशन नोटिस देता है। अध्यक्ष यह भी तय करता है कि सदन की बैठक में क्या एजेंडा लिया जाना है। तो ये लोकसभा का स्थगित करने का जो अधिकार है वो अध्यक्ष के पास होता है। हर कोई विधेयक, धन विधेयक है न या नहीं, ये भी निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक राज्य का राज्यपाल होता है,
क्या होता है राज्य का जो राज्यपाल होता है? राज्यपाल आप लोगों को पता होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए आयु 35 वर्ष निर्धारित है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों का ही जो कार्यकाल है वो लगभग 5 वर्ष का होता है, लेकिन जो राज्यपाल है उसका कार्यकाल इसलिए ज़्यादा या कम हो सकता है क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ग्रहण करता है। राष्ट्रपति तब चाहे जब इसे हटा सकता है। तो यहाँ राज्य का राज्यपाल जो होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल तीसरे नंबर के लिए सही हो जाएगा। पढ़ते हैं, एक राज्य का राज्यपाल संविधान का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का होना आवश्यक है। तो राज्यपाल किस में वर्णित है? आर्टिकल 153। राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है और केंद्र में राष्ट्रपति की तरह राज्यों में कार्यपालिका की शक्ति का उसके अंदर निहित है। आपसे पूछ सकता है नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? अगर सेंटर की बात करें तो नाम मात्र की कार्यपालिका होता है प्रधानमंत्री, है ना, या राष्ट्रपति। तो नाम मात्र की कार्यपालिका होता है राष्ट्रपति और वास्तविक जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ऐसे ही अगर स्टेट की बात करें तो नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होता है? दोस्त, नाम मात्र की कार्यपालिका आप लोग राज्यपाल को कह सकते हैं और वास्तविक जो कार्यपालिका होती है वो मुख्यमंत्री के पास रहती है। जैसे कि अगर हम बात करें सेंटर की, तो सेंटर में वास्तविक जो कार्यपालिका निहित रहती है वो रहती है प्रधानमंत्री के पास। राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है और देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, परंतु वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका है राज्यपाल और राष्ट्रपति। आगे बढ़िए, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत का तिरंगा 3 रंग होते हैं उसमें, है ना। सफ़ेद रंग जो होता है वो संधि और समर्पण का होता है ना। केसरिया जो होता है वो बलिदान का प्रतीक होता है। ठीक है भैया, सफ़ेद का मैंने आपको बता दिया, सफ़ेद संधि समर्पण का, केसरिया बलिदान का और हरा रंग प्रगति का प्रतीक होता है। इसी के बीच होता है एक चक्र, तो अशोक चक्र के नाम से फेमस है। उसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं, 24, है ना। नीला गहरा रंग होता है, तो ये भी आप लोग इसमें थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखिए, सम्राट अशोक की बहुत से शिलालेखों पर प्राय एक चक्र यानी कि पहिया बना हुआ है जिसमें नीले रंग की 24 तिल्लियां हैं। इसे अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। ये 24 तिल्लियां सभी देशवासियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट संदेश देना चाहती हैं। 24 तिल्लियों का मतलब है 24 घंटे होते हैं जो उसके बारे में जानकारी देने के साथ साथ यह भी बताती है कि हमें अपने रंग, स्वरूप, जाति और धर्म में अंतरों को भुलाकर पूरे देश को एकता की धागे में पिरोकर देश को समृद्धि के शिखर तक ले जाने के लिए सतत प्रयासरत रहना है। तो अशोक चक्र में 24 तिल्लियां हैं। क्या उद्देश्य है ये भी आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि समय जो है 24 जोन है, तो इसी प्रकार से 24 घंटे, तो उसी प्रकार से 24 तिल्लियां। संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जरा बताइए। सवाल नंबर 5 बहुत ही बढ़िया सवाल है। मसौदा समिति कह दो आप लोग या फिर प्रारूप समिति कह दो। तो जो संविधान की प्रारूप समिति थी दोस्त, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। सदस्य संख्या कितनी थी? सदस्य संख्या थी इसमें 7। BR अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, वर्ष 1947 में संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया। कब? 1947 में। मसौदा तैयार अर्थात प्रारूप तैयार करने में समिति को 2 साल से ज़्यादा का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान का मसौदा संविधान सभा के सामने पेश किया गया। बाद में 26 जनवरी 1950 को यह प्रभाव में आया, यानी कि जो संविधान है वो लागू हुआ और देश को अपना संविधान मिला, है ना। पारित पूछे 26 नवंबर 1949 को, अंगीकार पूछे कि संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया? 26 नवंबर 1949 को पारित किया, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। आगे आइए, संविधान सभा पहली बार कब मिली? जो कि एक अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित संविधान सभा थी। पहली बार बताइए जरा कब मिली थी। सवाल नंबर 6 बहुत ही बढ़िया है।
तो देखिए, संविधान सभा एक अविभाजित भारत के निर्वाचन के लिए सबसे पहली बार मिली थी 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को पहली बैठक आप लोगों को पता होगा 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो देखिए जरा यहाँ पे संविधान सभा जो कि अविभाजित भारत, जब तक विभाजित नहीं था, भारत के लिए निर्वाचन पहली बार 6 दिसंबर 1946 को मिली। भारतीय संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन के स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही संसद के सदस्य बने। पहली बार संविधान सभा की मांग सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। ये क्वेश्चन भी बनता है, पहली बार संविधान सभा की मांग किसने उठाई? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। आगे बढ़ते हैं, राज्यों में अध्यादेश कौन लागू करता है? पहले देश का समझिए, देश में राष्ट्रपति करता है, तो राज्यों में जो काम देश में राष्ट्रपति करेगा वो काम राज्यों में दोस्त राज्यपाल करता है। इसलिए राज्यपाल यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी जरूरी है। देखिए, राज्यों में अध्यादेश राज्यपाल लागू करता है तथा देश में संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। लेकिन वो इसका इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब संबद्ध बिल को संसद की मंजूरी दिलाने के लिए पर्याप्त समय न हो और कानून का बनाना अनिवार्य हो। उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है। आगे आइए, लोकसभा की अधिकतम शक्ति भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित हैं, तो बताइए लोकसभा में जो सीट है वो अधिकतम कितनी हो सकती है ना? कितनी शक्ति हो सकती है? सवाल नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 552 सीटें हो सकती है। 552 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में नहीं हो सकती। एक वर्ड याद करिए, सरला। सरला, संसद, से संसद 79 आर्टिकल में है, रे से राज्यसभा 80 आर्टिकल में है, ला से लोकसभा ये 81 आर्टिकल में है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 79 में संसद है। संसद की बात करूं जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, संसद के अगर अंग की बात करूं तो संसद के अंग 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अगर मैं बात करूं सदन की, संसद के सदन कितने होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, लोकसभा की अधिकतम शक्ति भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित है जो कि 552 है, जिसमें 530 जो आते हैं विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि चुने जाते हैं और 20 सदस्यों का जो चयन किया जाता है केंद्र शासित प्रदेशों से चुना जाता है। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंगल समुदाय के 2 प्रतिनिधि जो कि अब समाप्त कर दिए गए को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा रहा। 12 राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन लोकसभा का जो है वो एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व जो है वो हटा दिया गया है। आगे आइए, किसकी महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि भाई इस पे महाभियोग नहीं चल सकता? तो आप लोगों को पता होगा राज्यपाल, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है, तो इस पे महाभियोग कौन लगाएगा फिर? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर के लिए बी ऑप्शन। जरा पढ़िए, राज्यपाल के महाभियोग के लिए भारत के संविधान में कोई प्रावधान नहीं है और आर्टिकल 153 कहता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, है ना? प्रत्येक का हो, एक से ज्यादा का राज्यपाल हो जाता है। वैसे राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वह मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होता है, यानी कुलाधिपति भी होता है, कुल का अधिपति भी होता है। इनकी स्थिति राज्य में वही होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। और आपको पता होगा कि केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होता है, राज्यपाल नहीं होता है। जैसे कि दिल्ली में उपराज्यपाल होता है, राज्यपाल यहाँ पे नहीं होता है। आगे बढ़िए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे CAG कहते हैं, कैग कहते हैं, का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी कैग, देखिए तो महान्यायवादी तो आपका आर्टिकल 76 में, 148 में है आपका कैग, है ना? कैग यानी कि महालेखा परीक्षक, जो आय और व्यय इसका लेखा जोखा रखता है केंद्र और राज्य की जो सरकारें होती हैं इनका। देखिए, अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग होगा, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो कैग की नियुक्ति, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति।
है ना। कैग भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अक्षिकण करेगा, आय व्यय का लेखा जोखा रखेगा। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अक्षिकण करेगा। यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो इतनी अवधि का होता है। ठीक है, आगे आइए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जा सकती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सवाल नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात है, इसमें 356 राष्ट्रपति शासन, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आर्टिकल 352 के तहत, याद रखिएगा। ठीक है भैया, पढ़ते हैं जरा इसे। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल के प्रावधानों को जगह दी गई है। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपात 352 आर्टिकल, संविधान यानी राज्यों में संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो जाएगा तो उसकी विफलता के लिए राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात शामिल है 360 में। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं दी गई है। 22 भाषा हैं, कौन सी भाषा इसमें से शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा अंग्रेजी को जगह नहीं दी गई है और एक भोजपुरी को जगह नहीं दी गई है। इन्हीं ऑप्शनों को देके आपको फंसा देगा एग्जामिनर। ठीक है भैया, तो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन संविधान में कितनी भाषाएं थीं, तो संविधान के प्रारंभ में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी और अंग्रेजी को मान्यता नहीं दी गई, आपको पता होगा। अब बात आती है वर्ष 1967 की, जिसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया। तो आपसे पूछ सकता है पहला, है ना, भाषा के क्षेत्र में ये पहला संशोधन था 1967 में। और भाषा 1967 में सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। तथा 1992 में फिर संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन था 1992 में, इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। तो यहाँ पे 3 जोड़ी गई। फिर उसके बाद में 2003 में फिर से हुआ भाई 92वां संविधान संशोधन। इसके इन संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ था, 2003 में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2004 से प्रभावित हुआ ये, और इसके द्वारा बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी इसे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूलतः पूछ रहा है, तो देखिए अगर मूलतः पूछ रहा है कि भारत के संविधान में मूलतः यानी कि मूल रूप से, तो मूल रूप से आज भी 395 ही अनुच्छेद है। ठीक है, अच्छा आपका 395 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या? हाँ, संविधान में मूलतः कितने हैं, तो मूलतः 395। लेकिन अब करेक्शन हो के तो ये 470 से ज़्यादा का आंकड़ा पहुंच गया, लेकिन मूल रूप से पूछे तो अभी भी 395 ही है, क्योंकि उनके भाग बड़े हैं, कै खे गए इत्यादि। तो भारत के संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, पारित किया गया। 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल रूप से 8वीं अनुसूची जो थी, मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, लेकिन 4 अनुसूची बाद में ऐड हुई, है ना। और 1951 में आपको पता होगा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में। अलग अलग संशोधनों द्वारा 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, अब कुल मिलाकर 12 हो गई हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 470 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। सवाल नंबर 14 को देखिए, इंपॉर्टेंट बनेगा। भारत में सबसे बड़ी राज्य की विधानसभा किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा, तो देखिए आपको पता होगा 404 सीटें हैं कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट 31, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80 और 404 है यहाँ पे किसकी? ये है विधानसभा की। विधान परिषद की सीट की बात करूँ तो वो है आपकी 100। देखिए यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 403 राज्य से प्लस 1 एंग्लो इंडियन यानी 404 है टोटल।
25 जनवरी 2020 को लागू हुए संविधान, जो कि 104वां संविधान संशोधन था, 2019 के पश्चात एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया, यानी एक एंग्लो इंडियन अब इसमें नामित नहीं होता है। ठीक है भैया। विधानसभा का जो कार्यकाल है कुल 5 वर्ष का होता है और इसका सदस्य बनने के लिए आयु आपको 25 वर्ष चाहिए, यदि वह इसके पूर्व विघटित ना हो गई हो तो 5 वर्ष का। उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन 4 मार्च 1952 को हुआ। तब इसका गठन तब से इसका गठन 18 बार हो चुका है, 18 बार। वर्तमान में 18वीं विधानसभा का गठन 11 मार्च 2022 को हुआ है। याद रखना ये चीज़, एक एक इंपॉर्टेंट है, लिख लेना चाहो तो। राज्यसभा की अधिकतम सामर्थ्य क्या है, यानी राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं दोस्त, याद रखिएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मैं बात करूं तो 30 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है ना, 6 वर्ष। राज्यसभा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 80 में है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे, राज्यसभा की अधिकतम सामर्थ्य 250 है, जिनमें से 238 जो होते हैं वो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व होते हैं, और यहाँ 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि खेल, विज्ञान, कला इत्यादि के क्षेत्र में जो है मतलब ख्याति प्राप्त होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। ठीक है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। इसके प्रत्येक 2 वर्ष में इसके लगभग 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ, इसमें आप लोग एक बार विचार कर लेगा कि कितने इसके सदस्य जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक ना। संविधान सभा के अध्यक्ष का चयन कब हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 16, सही आंसर है दिसंबर 1949। दिसंबर 1949 नहीं, दिसंबर 1946। क्योंकि देखिए, अगर मैं बात करूं कि अध्यक्ष का चयन सबसे पहले हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, है ना। ये पहली बैठक थी संविधान की, कौशल चैम्बर पुस्तकालय दिल्ली में हुई थी, और इस दिन ये फैसला किया गया था कि कार्यवाहक जो अध्यक्ष होगा वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुन लिया गया था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को फिर से एक बैठक हुई, जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को, है ना, संविधान के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित नेहरू जी के द्वारा। ठीक है भैया, याद रखिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अध्यक्ष का चयन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक आयोजित हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। साथ ही, ठीक है, यहाँ से HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आगे बढ़िए। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, स्टार मार्क करिए, उपयोगी सवाल रहेगा। तो सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पटेल जी या संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे, है ना, इस समिति के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो लौह पुरुष किसे कहते हैं, सरदार पटेल को। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। पूछ सकता है किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा। भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्य निपटाने के लिए कुल कितनी समितियों का गठन किया, 13 समितियों का गठन किया, जिसमें प्रमुख मसौदा समिति थी, ठीक ना, संघ शक्ति समिति थी, और केंद्रीय संविधान समिति थी, ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति थी, और यहाँ राज्यीय संविधान समिति थी, और संचालन समिति थी। आगे बढ़िए। भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सवाल नंबर 18। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो देखिए उल्टा है, राष्ट्रपति को ये दिलाता है, ये इसे राष्ट्रपति दिलाता है, याद रखना। आगे देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है, और इसी तरह भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 यानी कि भाग 2 के तहत की जाती है।
है ना। अच्छा, निवर्तमान मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारियों की सिफारिश केंद्रीय ये कानून मंत्री से करता है। केंद्रीय कानून मंत्री प्रधानमंत्री को सिफारिश भेजता है, जो बदले में राष्ट्रपति को सलाह देता है। याद रखना ये चीज। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सबसे पहले संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। 1951 में, है ना। भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन 1951 में किया गया था। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और उसके साथ साथ में कई अनुच्छेद और करेक्शन किए गए थे। यहाँ देखिए, भारत के संविधान में सबसे पहला संशोधन 1951 में किया गया था। इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374, है ना, और 376 याद रखना, और 376 में संशोधन किया गया। दो नए अनुच्छेद 31A और 31B 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, जो कि साउथ अफ्रीका से ले रखी है। तो याद रखना, 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन के तहत। इस वीडियो का अंतिम सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन या उसमें नया प्रावधान जोड़ना संविधान का संशोधन कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान में संशोधन मुख्य दो प्रकार से हो सकता है। पहला, अनौपचारिक संशोधन, जो कि न्यायपालिका द्वारा, है ना। दूसरा, औपचारिक संशोधन, जो कि संसद द्वारा। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है भैया, ये चीज याद रखना। कौन कौन सी प्रक्रिया से हो सकता है? पहला, संसद के साधारण बहुमत द्वारा हो सकता है। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। तीसरा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा आधे राज्य विधानमंडलों की स्तुति के उपरांत संशोधन। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक देखिएगा, औपचारिक संशोधन जो है ना वो संसद द्वारा, और अनुच्छेद 368 के तहत, है ना, संसद संविधान में 3 प्रकार का संशोधन जो है वो कर सकती है। ठीक है भैया, तो ये आपके क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कवर कराए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।